साथियों, आज कुछ चर्चा हो जाए, बहुत ज़रूरी चर्चा, क्योंकि आपको पता है पूरे देश भर में क्राइम हो रहे हैं और चाहे कितना ही कोशिश कर ले उन क्राइम को, उन अपराधों को रोकने की, लेकिन फिर भी थम नहीं रहे हैं। एक बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी किसी के साथ कोई क्राइम घटित होता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर शुरू से ही अच्छी ठीक पैरवी ना की जाए और ना कराई जाए तो पुलिस उस केस को खराब कर देती है। यह बड़ी बात है, पुलिस केस को खराब कर देती है और माननीय अदालत भी केस पर तब संज्ञान ठीक से ले पाएगी जब प्रॉपर वे पर चालान सही जाता है, जब प्रॉपर वे पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सही जाती है। और वो रिपोर्ट पुलिस सही पेश करती नहीं है। वो रिपोर्ट, आप मैडम क्या उंगली में लगा रहे हो मुंह पे? वो रिपोर्ट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वो रिपोर्ट पुलिस सही पेश नहीं करती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो अपराध करने वाला व्यक्ति है, जो अपराधी है, वो छूट जाता है, उनकी बेल हो जाती है। हालांकि जमानत पाना एक आरोपी का अधिकार होता है, जो कि लीगल राइट है, लेकिन फिर भी संगीन जो जुर्म होते हैं उन संगीन जुर्म में भी एंटिसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत, इंटरिम बेल और अरेस्टिंग पर स्टे, ये उनको मिल जाती है, या फिर रेगुलर बेल भी हो जाती है 1-2-4 महीने में। लेकिन सजा की जब बात आती है तो निर्भर करता है चालान के ऊपर कि पुलिस ने जो चार्जशीट दी है वो चार्जशीट अगर प्रॉपर वे में ठीक है, गवाहों के बयान बिल्कुल ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको सजा का प्रावधान होता है। नहीं तो आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद में वो छूट जाता है। और वो डिपेंड जितना कि विक्टिम जो अपराध का शिकार हुआ है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने केस की पैरवी कैसे करता है या कैसे कराता है अपने एडवोकेट से। सबसे बड़ी बात होती है जब किसी के साथ कोई क्राइम घटित होता है तो आसपास के लोग उसके माइंड को चलाने की कोशिश करते हैं, चला देते हैं। लाइव वीडियो को शेयर करते रहिएगा। यानी कि वो ठीक से डिसीजन नहीं ले पाता। कोई ऐसा एडवोकेट पकड़ लिया जाता है जिसको कोई नॉलेज ही नहीं होती। ऐसे में केस आपका खराब होगा। वो फीस भी पूरी लेता है आपसे एडवोकेट, लेकिन फीस पूरी लेने के बावजूद भी विदाउट नॉलेज, बिना किसी ज्ञान के, वो केस को पूरे को खराब करवा देता है या कर देता है। उसका रास्ता निशा तंवर एडवोकेट आपके सामने लेकर के आई है और मैं खुद आपका भाई नवाब सतपाल तंवर, मैं खुद मामलों को पर्सनली देखता हूं। मैं अभी मेन बातें आपको बताऊंगा, वो बातें आप पहुंचाइएगा और एक कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको जारी करूंगा। उस कॉन्टैक्ट नंबर को आप कमेंट बॉक्स में कोई साथी जरूर डाल दीजिएगा। देखिए, अगर कहीं भी पूरे देश भर में कहीं भी कोई भी क्राइम घटित हुआ है, चाहे वो महिलाओं का शोषण हो, चाहे वो उनका शारीरिक शोषण हो, मानसिक शोषण हो, दैहिक उत्पीड़न हो, या रेप छेड़छाड़ की घटना हो, या फिर कोई जाति के ऊपर किसी ने अत्याचार किया हो जाति को आधार बना करके, या फिर पुलिस ने किसी व्यक्ति को झूठे मामले में फंसा दिया, या फिर किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, या बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, या फिर महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, या सीनियर सिटीजन जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। कोई भी क्रिमिनल केस, चाहे वो मर्डर केस क्यों ना हो, आप पैरवी के लिए कांटेक्ट कर सकते हो टीम नवाब सतपाल तंवर से। ये टीम नवाब सतपाल तंवर कम से कम 5 से 10 एडवोकेट्स की टीम होती है, जिसमें एक विशेष जाति के एडवोकेट नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, हर एक जाति के एडवोकेट होते हैं, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो जस्टिस होते हैं वो जस्टिस भी जाति देख करके न्याय करते हैं और अन्याय कर देते हैं। ऐसे में टीम नवाब सतपाल तंवर के अंदर हर एक तरह के एडवोकेट एक मिसाइल की तरह रखे गए हैं। तंवर एसोसिएट्स एंड कंपनी लॉ फर्म एंड लॉ एक्सपर्ट्स एंड जस्टिस, ये लॉ फर्म्स हैं जिसे निशा तंवर एडवोकेट संचालित करती है और मैं खुद संचालित करता हूं। लगभग 4 से 5 हमारे जूनियर एडवोकेट हैं जो पूरे मामलों को देखते हैं
और विशेष तौर पर कंप्यूटर पर बकायदा ड्राफ्टिंग की जाती है। बहुत अच्छे लेवल की ड्राफ्टिंग होती है, जिससे 2 पार्ट में आपको बताऊंगा। ये बहुत गोल्डन बातें हैं जो आप सुन रहे हैं, सभी तक पहुंचाइए। 2 पार्ट होते हैं कार्रवाई के। सबसे पहले एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि प्रशासनिक कार्रवाई जो होती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है, जैसे आपके साथ क्राइम घटित हुआ, आपके किसी अपने के साथ कोई क्राइम घटित हुआ। अब क्राइम घटित हुआ करंट आज की डेट में और इतने बजे, लेकिन कमी कहां हो जाती है? हमारे जो लोग हैं नॉलेज के अभाव में 112 नंबर पर या 100 नंबर पर कॉल करके सूचना नहीं देते। कॉल करके सूचना नहीं देते। पहले तो मैं आपको एक नंबर बताता हूं, उस नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारी पर्सनल सेक्रेटरी का नंबर है। नंबर बताइए मैम। 9711399986। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 9711399986। 9711 उनतालीस 9986 9711 ये आपको बता देते हैं, हमारी पर्सनल सेक्रेटरी 2 का नंबर है, जो कि हमारी लीगल असिस्टेंट है। लीगल असिस्टेंट का नंबर है। आप इनको कॉल करके अपने केस की जानकारी दे सकते हैं। किसी कारणवश ये फोन ना उठाएं तो आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए। हाय हेलो के मैसेज इस नंबर पर ना करें किसी भी रूप में। अगर आपका कोई केस है तो केस के रिगार्डिंग ही आप मैसेज करें या केस के रिगार्डिंग ही आप कॉल करें। अदर किसी भी माध्यम से कॉल ना करें, क्योंकि देखिए एक हमारा प्रोफेशन भी है। मैं बेशक से भीमसेना चलाता हूं, भीमसेना का सुप्रीमो हूं, आपका भाई हूं, लेकिन ये हमारा एज ए एडवोकेट हमारा प्रोफेशन है और हमारी खुद की रोजी रोटी भी है। सिंपल सी बात है। इस नंबर पर कोई भी साथी भीमसेना से जुड़ने के लिए कॉल ना करे, क्योंकि ये लीगल असिस्टेंट का नंबर है, जो कि सिर्फ लीगल वर्क देखती है। उन सभी कॉल्स को निशा और एडवोकेट मैम के साथ डिस्कस करती हैं। जो मामला ये खुद नहीं देख पाएंगी, ये कहेंगी कि ये मामला तंवर साहब आपको देखना, तो उस मामले को मैं खुद देखूंगा। सबसे बड़ी बात है कि कॉल करने का जो टाइमिंग हो वो भी एक ऑफिशियल टाइमिंग में हो। बहुत सारे लोग रात को 12-12 बजे भी फोन खुड़का देते हैं। ये पुलिस का नंबर नहीं है, ये हमारे स्टाफ का नंबर है, इसलिए 12 बजे कॉल करने का कोई तुक नहीं है। ये कोई कॉल सेंटर नहीं है। 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक, हद मार के 7 बजे तक कर लो, 8 बजे तक कर लो, जब आप फ्री हो तो ये टाइमिंग होगा। इसके बाद कोई कॉल ना करे, फोन बंद हो जाएगा। या फोन ऑन भी होगा तो समझो कि नाइट में भी अगर आप फोन करते हैं तो कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो टाइमिंग के अनुसार फोन किया जाए, पहली बात। और दूसरी बात हम ये लेकर के चलते हैं कि किसी भी ग्रुप के अंदर जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, इस नंबर को कदापि ना जोड़िए, क्योंकि ये लीगल नंबर है, एक लीगल असिस्टेंट का नंबर है हमारी, जो कि ग्रुप में अगर आप जोड़ेंगे तो आपको पता है डिस्टर्बेंस हो जाएंगी। और बहुत सारे लोग गुड मॉर्निंग के मैसेजेस करते हैं, फालतू के पोस्टर भेज देते हैं, उस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यह सख्त आदेश है हमारी सेक्रेटरी को कि आप उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। आप अगर बात करना चाहते हैं तो निशा तंवर एडवोकेट मैडम आपसे खुद बात करेंगी, मेरे से इस नंबर पर कोई बात नहीं होगी। हाँ, इंपॉर्टेंट होगा, अगर मेरे स्टाफ को लगेगा कि इंपॉर्टेंट है मेरे से बात कराना तो वो कराएंगे। हाय हेलो के लिए बिल्कुल बात नहीं कराएंगे, काम के लिए, सिर्फ काम के लिए। आप मुझे काम दो, मैं काम करूंगा। आप मुझे काम देंगे तो आपका काम होगा। आप किसी दूसरे एडवोकेट को फीस देने के बजाय और अपना काम देने के बजाय आप अपनों को दीजिए। एक तन्मयता तो होनी चाहिए काम करने की, एक लगन तो होनी चाहिए काम करने की, एक नॉलेज तो होनी चाहिए। क्रिमिनल केसेस की मैंने बात करी और मैं वहां जो बात मैंने खत्म की थी वहीं से मैं शुरू करूंगा। लाइव वीडियो थोड़ी लंबी जाए बेशक से, लेकिन फिर भी आपको एक एक बातों को बड़े ध्यान से सुनना होगा। जब आपके साथ कोई भी क्राइम घटित होता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप सबसे पहले 100 नंबर पर पुलिस कंट्रोल रूम में या 112 नंबर पर कॉल करके आप तुरंत सूचना दें। वो कॉल आपकी करी हुई दर्ज हो जाती है। फिर आप जो एप्लीकेशन में तहरीर में लिखेंगे
वही बात आपको 100 नंबर पर बतानी है, नहीं तो पुलिस एक बहाना बनाती है कि कॉल की रिकॉर्डिंग 100 नंबर की उनके पास है या 112 नंबर की उनके पास है, तो पुलिस कहती है हमें फोन पर तो लड़ाई झगड़ा बताया था, सर फूटा हुआ है वो नहीं बताया। और फिर वो क्या करते हैं, मेडिकल नहीं कराते और ये बहाना बनाती है पुलिस कि सर इन्होंने खुद फोड़ा होगा। यानी कि अगर आपका सर फूटा है तो आपको वो बात भी पुलिस कंट्रोल रूम में दर्ज करानी होगी। पुलिस आपके पास नहीं आती है, देरी से आती है, तो उनको जवाबदेही बनेगी। सस्पेंड कराने की हिम्मत रखता हूं, फिर मैं उनको करा दूंगा। आप अपनी जगह ठीक करिएगा। आप थाने जाएंगे या पुलिस आपके बयान लिखेगी, जो आपके बयान होंगे, जो आपकी शिकायत होगी, उसी के आधार पर धाराएं लगाई जाती हैं, उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाती है। अगर आपने पूरे कंटेंट एफआईआर के ठीक नहीं लिखे तो ऐसी कंडीशन में आपकी एफआईआर में धाराएं आईपीसी या कोई एक्ट ठीक से नहीं बनेगा, नुकसान आपको होगा। अगर आपने ये 2 स्टेप सही से पार कर लिए, फिर आप हमारी टीम को बताइए। आप हमारी टीम को बताएंगे तो मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए एज ए एडवोकेट आपसे या जो कोई विक्टिम होगा या जो एज ए एडवोकेट हमारे पास केस लेके आ रहा है, पूरी फीस ली जाएगी और पूरी तरीके से काम किया जाएगा। कंप्रोमाइज कोई नहीं। हां, किसी गरीब के लिए दरवाजे खुले हैं, अपनी जेब से भी लगाने की हिम्मत रखता हूं। गरीब के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है उससे पूरी फीस चार्ज की जाएगी। किसी और एडवोकेट को फीस देते हैं तो अपनों को देना भी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, मेरे पास में जाति की बाउंडेशन नहीं है। किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का व्यक्ति अपना केस दे सकता है। जाति की कोई बाउंडेशन नहीं। एडवोकेट की ना कोई जाति होती ना कोई धर्म होता। एडवोकेट का प्रोफेशन होता है एज ए लॉयर, इसलिए ये बातें इंपॉर्टेंट है। फिर बात आ जाती है कि ये क्रिमिनल केसेस हो गए। फिर बात आ जाती है सिविल केसेस की। सिविल केसेस में जैसे किसी ने आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया, जमीन पे कब्जा कर लिया, ये बड़ा केस है, बहुत बड़ा केस है। किसी की लाखों करोड़ों की जमीन पे कब्जा करना एक क्राइम भी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर विदाउट परमिशन कोई घुसता है तो उसमें आईपीसी धाराएं बनी हुई है। लेकिन पुलिस में आप जाते हैं तो पुलिस कहती है ये मामला अदालत का है, ये मामला कोर्ट का है। अगर अकेली महिला के घर में कोई घुस गया और कब्जा कर लिया, वो भी क्राइम है। ये सिविल केसेस का बहाना बना के पुलिस ये कह देती है कि ये सिविल मैटर है, डजंट मैटर। बड़ी बात आपको बताऊंगा, एससी एसटी की जाति के घर में कोई घुसता है और कब्जा करता है तो वो भी एससी एसटी एक्ट में बकायदा अपराध है, लेकिन पुलिस दर्ज नहीं करती। हम कराएंगे दर्ज। आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो एफआईआर हम दर्ज कराएंगे। लाइक टू, अगर मान के चलो प्रॉपर्टी केस, प्रॉपर्टी का विवाद है जिसमें किसी जाति का कोई मैटर नहीं, किसी महिला का कोई मैटर नहीं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जिला अदालत में उसकी अर्जी दाखिल करनी होती है। और जिला अदालत की अगर बात करें तो दिल्ली और गुड़गांव, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आप क्रिमिनल केसेस के लिए बात कर सकते हैं, सिविल केसेस के लिए ओनली दिल्ली और गुड़गांव। दूसरी बात, अगर किसी भी रूप में सरकारी रास्ते का कोई कब्जा कर लिया हो, किसी ने सरकारी जमीन पे कोई कब्जा कर रहा हो या किसी का रास्ता रोक दिया हो, सार्वजनिक स्थान को यूज करने से रोका जा रहा हो, बहिष्कार किया जा रहा हो, यानी कि ऑलराउंडर केसेस आप दे सकते हैं। या फिर कोई कोर्ट मैरिज का मामला है, या फिर कोई इस तरह का मामला जैसे कंज्यूमर का मामला हो गया। कंज्यूमर का यानी कि आपने एक प्रिंट रेट छपा है 10 रुपए एक चीज के ऊपर। लाइक टू, मैं एक फोन का एग्जांपल दूंगा, 10 रुपए छोड़ दीजिए। ये फोन अगर 10,000 रुपए का है और प्रिंट रेट पीस पर 10,000 का है और आपको बेचने वाले ने इसको 12,000 का बेचा, तो ये कंज्यूमर मामला है। आपको मुआवजा भी मिलेगा और आपको उसी रेट में फोन दिया जाएगा जिस रेट में है। फिर अगर इसकी 1 साल की वारंटी है या गारंटी है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वारंटी क्या होती है, गारंटी क्या होती है। मैं फर्क बता देता हूं। वारंटी में चीज को ठीक करके दिया जाता है और गारंटी में चीज को बदल करके दिया जाता है। यह वारंटी और गारंटी का फर्क है। अगर इसकी 1 साल की वारंटी है और 1 साल से पहले ये खराब हो जाता है तो आपको फ्री में वो ठीक करा के देंगे। अगर फ्री में वो ठीक नहीं करते तो कंज्यूमर मामला, आपको मुआवजा भी मिलेगा और फोन भी ठीक होगा, नया फोन दिया जाएगा बकायदा। अगर फोन गारंटी में है तो उनको बदल के देना पड़ता है,
1 साल से पहले अगर खराब होता है तो वो बदल के देंगे, नहीं देते आप हमें बताएं, आपको मुआवजा भी दिलाएंगे। कंज्यूमर के मामले पूरे ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई रजिस्ट्रेशन मैटर है, जैसे कोई एनजीओ रजिस्टर्ड कराना चाहता है, कोई ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है। एनजीओ का मतलब एनजीओ जो होता है, ट्रस्ट भी एनजीओ होता है, सोसाइटी भी एनजीओ होता है। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। अगर कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन आप कराना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, या फिर फर्म, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, सॉप एक्ट, इस तरह के आप मामले हमारे जूनियर एडवोकेट करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, हमारे जो जूनियर एडवोकेट है वो करते हैं, यानी कि टीम करती है। लॉ एक्सपर्ट्स की, जस्टिस की और तंवर एसोसिएट्स एंड कंपनी की टीम करती है। और ये कंपनी हमारी 2010 से है, लगभग 2001 तंवर एसोसिएट्स एंड कंपनी है, वो 2009 से है, बाकी 2010 से है। दूसरी बातें, अगर किसी तरह के ये रजिस्ट्रेशन मैटर्स मैंने आपको बता दिए, अगर किसी तरह के मैटर आपके पास में ऐसे हैं जो कि पूरे पेचीदा हैं, जिनका कोई समाधान ही नहीं है, जिनका कोई समाधान नहीं है, इस बारे में बात करूंगा। मैं बीच में डिस्प्यूट की बात कर देता हूं। डिस्प्यूट जैसे कि तलाक। अब मेरा और मैडम आपका झगड़ा हो जाए तो आपको राइट है तलाक लेने का? बिल्कुल राइट है। बिल्कुल राइट है। और मैं ना देना चाहूं तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, फिर आप क्या करेंगे? तो भी राइट है। तो भी राइट है। अगर मेरा आपसे झगड़ा हो जाए और मैं आपसे तलाक, मैं कहूंगा आप मुझे तलाक दो, तो क्या आप मुझे दोगे? ये अगर मेरा इनसे झगड़ा हो गया तो ये मुझे तलाक देंगे। बड़ी बात है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, घर बनाना आसान होता है, बिगाड़ना बेहद मुश्किल होता है। तलाक के जो मैटर होते हैं वो कोर्ट में जाने के बाद भी जस्टिस, जो जज साहब होते हैं, वो उसको पहले मीडिएशन में भेजते हैं कि इनका घर बसा रहे, इनका आपस में समझौता हो जाए, इनका घर बसा रहे। मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, क्रिमिनल केसेस में मैं समझौते के खिलाफ हूं। अगर आप मुझे क्रिमिनल केसेस कोई देंगे तो समझौता नहीं होने दिया जाएगा, एफिडेविट दूंगा बकायदा। लेकिन जहां फैमिली मैटर आ जाते हैं, फैमिली मैटर में घर बनाना आसान होता है, बनाना मुश्किल होता है और बिगाड़ना बहुत आसान होता है। नतीजन जज साहब भी उसको कंप्रोमाइज के लिए, समझौते के लिए मीडिएशन में भेजते हैं। 2 से 4 वकील और खुद सरकारी वकील उनका बीच में मीडिएशन, समझौता कराने की कोशिश करते हैं ताकि इनका घर बना रहे, बच्चों की जिंदगी खराब ना हो। इसी तरह से तलाक के मैटर तो मेरे पास कोई लेके आना मत। हां, किसी का अगर बिगड़ गया है ना भाई, अगर किसी का अगर बिगड़ गया है तो उस बिगड़े को बसाने के लिए मेरे पास लेके आ जाना। फीस पूरी ठोक के लूंगा, मेरा हक है, मेरा अधिकार है। लेकिन काम भी करेंगे। 100 में से अगर 2-4 लोगों के काम ना भी हो, एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो सही तरीके से काम करते हैं, लेकिन सामने वाले का भी जो एडवोकेट होता है वो भी अपने पूरे एफर्ट्स लगाता है। हारना हमने जिंदगी में सीखा नहीं कभी, जीत हमेशा हुई है, तो जीत तो हम कोशिश करते हैं हमेशा अपनी तरफ से। तो फिर अगर तलाक के मैटर कोई ज्यादा ही अगर सिचुएशन खराब हो गई है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस, कोई अपनी बीवी को पीटता है, कोई उसके ऊपर शोषण करता है, अत्याचार करता है, उस लड़की को या उस औरत को, उस महिला को आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। डीवी एक्ट है इसके लिए बकायदा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। दहेज के लिए कोई परेशान करता है, छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल मेरे पास आ जाओ, बिल्कुल आ जाइए, आप बेफिक्र होके आ जाइए। मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, अगर आपके पति आपको परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, या फिर आपको छोड़ के, हिंदू विवाह अधिनियम की बता देता हूं, एक शादी हो गई है, दूसरी शादी करने का राइट नहीं है। दूसरी शादी करने का राइट नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को नवाब समझते हैं और नवाबी दिखाते हैं, यानी कि एक से के अलावा दूसरी शादी कर लेते हैं। घरवाली के साथ घर में झगड़ा और बाहर अफेयर, ऐसा भी होता है। तो ऐसे में वो माता बहन हमारे पास बिल्कुल आ सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी नॉलेज आपको कोई नहीं देगा, चाहे कोई कितने बड़े से बड़ा अपना 30 मार खां, तुर्रम खां एडवोकेट कहता हो खुद को। हां, हमें अपने काम पर अभिमान है, घमंड नहीं है। हमें अपने काम पर अभिमान है, अपने काम पर हमें गर्व है, घमंड नहीं है। और यही हमारी ताकत है। कलम की ताकत बड़ी है,
बहुत बड़ी होती है। संविधान के अनुसार हर तरह के प्रावधान है हमारे पास। और इस तरह के जो मैटर होंगे खुद निशा तंवर एडवोकेट मैडम डील करती है। और तलाक के मामले में, डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में मैडम निशा तंवर एडवोकेट एक्सपर्ट एडवोकेट है। तलाक कितने साल के अंतराल में हो सकता है, कितने साल के अंतराल में नहीं हो सकता है, ये सब निशा तंवर एडवोकेट मैम आप बताइए। तो थोड़ा सा फोकस कीजिए। मैं सवाल करूंगा, निशा तंवर एडवोकेट मैम जवाब देंगी। वीडियो लंबी जाएगी, जुड़े रहिएगा। थोड़ा आप नजदीक आइए, आपको कम आ रहा है फोटो। सबसे पहले मैम मान के चलो कि आप किसी की शादी हो गई और शादी हुए 6 महीने हुए हैं या 1 साल भर हुआ है, तो क्या पति या पत्नी को तलाक लेने का अधिकार है? बिल्कुल अधिकार है। थोड़ा तेज बोलिए। बिल्कुल अधिकार है। अगर आपस के दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है तो 1 ईयर के टाइम पीरियड में हम तलाक ले सकते हैं। 1 साल के अंतराल में तलाक ले सकते हैं। लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया तो मैम? हाँ, 1 साल से ज्यादा तो भी ले सकते हैं। और अगर बच्चे हैं, अगर मान के चलो 2 साल 3 साल हो गए उनके बच्चे हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमारा जो होता है कि 7 ईयर में हम लोग तलाक ले सकते हैं। 7 साल से ऊपर हो जाए, 7 साल से ऊपर होता है तो कंडीशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में सवाल उठ जाते हैं कि अगर 7 साल से आपके साथ कुछ नहीं हुआ तो फिर आज कैसे शॉर्ट सोल्यूशन हो रहा है आपके साथ। कुछ कंडीशंस होती हैं, तलाक तो मिल जाता है लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं। सवाल होते हैं कि जब 7 साल तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सब कुछ गृहस्थी सही बढ़िया चल रही थी, लेकिन फिर अब कैसे हुआ? और मेरी एक पर्सनल अपील है, देखिए पर्सनल अपील क्या है कि एक घर के 2 बड़े पिलर होते हैं, हस्बैंड और वाइफ। अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए और अपनों के भविष्य को देखते हुए कभी ना तो पत्नी पति के साथ में कोई गलत व्यवहार करे और ना ही पति पत्नी के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस करे। बिल्कुल। ये आपस में कंप्रोमाइज बना करके चलना होता है। दूसरी बात, बहुत सारे मामले मैंने एक बार देखे हैं कि जब लेडी शादी होके अपने घर आ जाती है तो जिस तरह का इंटरफेयर उनके मायके का उनके ससुराल में होता है तो झगड़ा ज्यादा बढ़ता है। बिल्कुल। मायके का कभी इंटरफेयर मैम बताएंगे? ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और फिर इस तरह से दोनों के अंडरस्टैंडिंग में दरारें पड़ती हैं और लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, फिर बात दहेज तक पहुंच जाती है। बात दहेज तक पहुंच जाती है। दहेज तक पहुंचती, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। लास्ट में ये होता है कि दोनों में कि उन्होंने दहेज मांगा इसलिए हम लोग इधर से तलाक लेना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि ऐसे केस में बहुत देख चुकी हूँ अभी तक। क्योंकि दहेज वाली बात है, जिसने 2 साल पहले शादी 2 लाख मतलब 4-5 लाख वगैरह, फिर जब दहेज डालते तो वो 20 लाख में जाकर पहुंचती है। तो यहाँ ऐसा नहीं कि जज जितने बैठे उन्हें पता होता है कहाँ सच्चे कहाँ झूठ है। तो हम उस चीज को देखते हुए भी देखते हैं कि शायद वहां जाकर लास्ट में आके समझौता होता है, क्योंकि 20 लाख तो कहीं चल नहीं पाता है दहेज का ऑप्शन तो। राइट। मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा आपको। देखो, झूठे केस तो मेरे पास लेके कोई आना मत। मेरे पास अगर आना है तो सच्चे केस लेकर के आना, क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा देखा। क्योंकि मैंने निशा मैडम को ही बोला कि बड़ी मैडम इसके बारे में आपको बताएंगी, लेकिन वो इसीलिए बोला कि मैं अगर एक पुरुष होकर के अगर ये बातें आपको बताऊंगा तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे पुरुष प्रधानता है। हमारे देश में सबको बराबर के राइट है। अगर पुरुष गलत करेगा तो उसको भी राइट है कि वो जो है कानून में अपना संरक्षण पा सकता है। पुरुष अगर गलत करता है तो पुरुष को भी सजा होनी चाहिए, और अगर औरत गलत करती है तो उसको भी सजा होनी चाहिए। कहने का बिल्कुल साफ निकलता है सामने निचोड़ के तलाक के मामले जब बिल्कुल हद पार हो गई हो, मारपीट की, शोषण की, भाई तभी हमारे पास में आप बिल्कुल करो। अगर आप छोटे मोटे झगड़ों की वजह से 2 बर्तन होते हैं घर में तो खुड़कते भी हैं। अगर वैसे आते हैं तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, हम काउंसलिंग देंगे। हाँ, अगर किसी भी तरह से, ये तो लीगल बात कर रहे हैं, मैं पर्सनली अगर कोई मेंटली प्रॉब्लम किसी को है, कोई डिस्टर्बेंस से कोई प्रॉब्लम है, या कोई घरों में झगड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी मेरी काउंसलिंग आप ले सकते हैं। बाकायदा काउंसलिंग फीस एप्लीकेबल होगी। दूसरी चीज, अभी हम बात कर रहे थे इस तरह के मामले जो आते हैं, फिर बहुत सारे मामले ऐसे भी आते हैं। अभी बीच में मैंने एक मामले के बारे में और बात की थी, कुछ केसेस के बारे में। कौन सा था मैडम? अभी जैसे मैंने बीच में ये बात रखी, डीवी एक्ट का भी मैंने बोल दिया है, सिविल भी हो गया है, सिविल क्रिमिनल केसेस और अदर। कहने का मतलब, हाँ मुझे ध्यान आया, पेचीदा मामले, जो मामले कभी सुनवाई नहीं हुई, जिन मामलों को पुलिस ने खत्म कर दिया। भाई, जिन मामलों में पुलिस ने घी खिचड़ी कर दी, यानी कि रायता फैला दिया, जिन मामलों का कोई समाधान ही नहीं, आपको न्याय मिला ही नहीं,
उस तरह के मामले भी पेचीदा से पेचीदा मामले वो कहते हैं डेड टू अलाइव मार्शल, मरे हुए को जिंदा करने वाला मास्टर आपका भाई नवाब सतपाल तिवारी उस मरे हुए केस को जिंदा कर देगा। पेचीदा से पेचीदा मामले हो, आप बिल्कुल मुझे याद कर सकते हैं, अपने भाई को याद कर सकते हैं। और जितने साथी ये कमेंट में अभी मुझे सुन रहे थे और कमेंट में जवाब दे रहे हैं, मैं सभी का जय भीम अभिवादन स्वीकार करता हूं। कुछ मैं बोलना चाहूंगी जी, आप निशा तिवारी एडवोकेट मैम बोलिए। नो डिस्टर्बेंस। अगर कोई कॉल करता है तो कोई मैटर फोन पे नहीं समझा जाए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सेंड करें। थोड़ा तेज बोलिए मैम। जो भी कोई अगर आपका कोई मैटर है और मैटर अगर आप मेरे को फोन पे बताना चाहते हो तो फोन पे प्लीज ना बताया जाए, क्योंकि फोन पे एक एक घंटा ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही आपके पास टाइम है। क्योंकि आपके पास टाइम होगा बट मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो सबसे पहले मुझे डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए। मुझे लगता है तो फिर मैं आपको कोर्ट में बुलाऊंगी मिलने के लिए। आप मेरे पास कोर्ट में आइए मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, मेरे पास आइए, तो ही आपका मैटर पर कार्रवाई की जाएगी। जी, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं लाइव वीडियो में फिनिश करूंगा। जितने भी साथी जुड़े हैं उनको मैं तहे दिल से थैंक्स मैं बोलता हूं। दूसरी बात जो निशा मैडम ने बताई है, बड़ी मैडम का कहना है कि आप बिल्कुल भी फोन पर ज्यादा लंबा समय मत लीजिए। आप एक काम कीजिए, कॉल कीजिए, आप अपनी समस्या बताइए मुश्किल से 1 मिनट में, अपना केस बताइए 1 मिनट में। आपने केस बता दिया अपना, और फिर आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप सेंड कीजिए। उन डॉक्यूमेंट्स को हम वेरीफाई करेंगे, अपना बकायदा आधार कार्ड भेजिए, आपकी पूरी वेरिफिकेशन की जाएगी, तब आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। और अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमारे ऑफिस में आइए। अपॉइंटमेंट की आपको बकायदा स्लिप दी जाएगी कि आपको अपॉइंटमेंट मिली है, और वो स्लिप आप लेकर के आइएगा, तब आपको एंट्री होगी आपकी। क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स हैं हमारे सुरक्षा को देखते हुए, उन प्रोटोकॉल्स को पूरा करके इसमें आपको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि ये प्रोटोकॉल सुरक्षा को लेकर के होते हैं कि आपको एक स्लिप दी जाएगी अपॉइंटमेंट के लिए, उस स्लिप को आप लेकर के आएंगे, बकायदा पूरी तरह से छानबीन होकर के, तब आपको बुलाया जाएगा और आपको गुड़गांव कोर्ट में बुलाया जाएगा। या फिर गुड़गांव में हमारे 3 से 4 ऑफिस हैं, जिस चौथा ऑफिस जो है हमारा तैयार हो रहा है, और 3 ऑफिस हमारे पूरे वर्किंग में है कई साल से। तो किसी भी एक ऑफिस में हम आपको अपॉइंटमेंट दे करके हम आपको बुलाएंगे, फिर आप अपने पूरे केस के बारे में बताइएगा। लीगल काउंसलिंग हो, लीगल काउंसलिंग के लिए भी, या फिर आपका केस प्रशासनिक कार्रवाई के लिए डील करना हो, जो पहली मैंने बताई आपको एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है। दूसरा होता है कोर्ट प्रोसेस। कोर्ट प्रोसेस में वकील कोर्ट में जाकर के केस लड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम ऑफिस में बैठ करके हम काम कर सकते हैं, प्रशासन के ऊपर इतना दबाव बना सकते हैं, या फिर हम मिनिस्ट्री से आदेश करा सकते हैं, दिल्ली से आदेश करा सकते हैं। यह होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस का काम करने के लिए ड्राफ्टिंग फीस, एडवोकेट फीस, लीगल काउंसलिंग फीस, टोटल जो भी होगी वो टर्म एंड कंडीशंस के साथ एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ये हमारी मेहनत है, ये हमारा प्रोफेशन है। अगर आप नौकरी करते हैं तो बिना सैलरी के आप भी नौकरी नहीं करेंगे। हम एडवोकेट है तो बिना फीस के हम भी काम नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन गरीब के लिए दरवाजे पूरी तरह से खुले हैं, नाम मात्र में कर दिया जाएगा, लेकिन गरीब के लिए जो कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उसके लिए हम देखेंगे। वास्तविकता में हर एक आदमी अपने आप को गरीब बताता है, लेकिन क्या है कि आदमी हमेशा दिल का गरीब होता है, आदमी वैसे गरीब नहीं होता है। उसके पास जब वो आदमी 2 रोटी खाता है और 18 साल से ऊपर की उम्र है, तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ कमाता ही होगा। तो डेफिनेटली अब आप लोग जुड़े साथ में और आप लोगों ने साथ दिया, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और निशा तिवारी एडवोकेट मैम जो है आपके केसेस डील करने के लिए, और साथ में मैं तो हुई और पूरी टीम भी है लॉ एक्सपर्ट्स की, तिवारी एसोसिएट्स एंड कंपनी की, और जस्टिस की पूरी टीम है। 5 से 10 एडवोकेट हैं, जिसमें 5 एडवोकेट तो एज हमारे एम्प्लॉई हैं जिनको हम सैलरी पे करते हैं, और उसमें जूनियर एडवोकेट है। इसके अलावा ड्राफ्टिंग पर्सन है जो कंप्यूटर पर पूरी ड्राफ्टिंग करते हैं। साथ ही जो अदर 5 एडवोकेट है वो हमारे पार्टनर एडवोकेट हैं। तो जितने साथी जुड़े सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से नमस्कार। जय भीम, सत श्री अकाल, जय भीम।